लेकिन उस मीटिंग के ख़त्म होते ही उनके ऊपर जो उनकी पार्टी का भूत है वो उसको कब्जे में ले लेता है और जितना लाभ उन निर्णयों से मिलना चाहिए मुझे लगता है कि संभवतः वो नहीं मिल पाता है। इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रसन्न शाहनी। आज मौका भी है, दस्तूर भी है, क्योंकि आज जो काउंसिल की बैठक होती है, इंटर स्टेट काउंसिल की बैठक होती है, बहुत अहम मानी जाती है। इसमें 4 राज्य मध्य प्रदेश के साथ 3 और राज्य हिस्सेदारी करते हैं, जिसमें उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है और उत्तर प्रदेश है। चूँकि कल रात से बहुत ज़्यादा बारिश है, लिहाजा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भोपाल नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अमित शाह के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बैठक में हैं। कई मुद्दों पर चर्चा होनी है, जिनमें 4 राज्यों को जो दिक्कतें होती हैं, पुलिस रिफॉर्म से लेकर फंड बढ़ाने की, सीमाओं की, परिवहन की, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की, तमाम तरह के जो एजेंडा होते हैं वो इसमें लिए जाते हैं। और हम आज शुरुआत इस मुद्दे से करेंगे कि क्या इन बैठकों से क्या कुछ वाकई निकलता है या जो मुद्दे होते हैं वो इस बैठक के बावजूद जहाँ के तहाँ रह जाते हैं। मेरे साथ एक ऐसे अधिकारी हैं पुलिस के जिन्होंने मध्य प्रदेश में बहुत नाम कमाया, काम करके नाम कमाया। उनका जो प्रशासनिक अनुभव है वो अच्छा खासा है। इस तरह की कई मीटिंग्स उन्होंने की हैं सरकार के साथ। तो हम उनसे ये समझने की आज कोशिश करेंगे कि आखिर इन बैठकों का औचित्य क्या होता है, वाकई होता है तो क्या इम्प्लीमेंटेशन का जो पार्ट है वो कितना लंबा होता है। मेरे साथ है आज रिटायर्ड IPS अधिकारी मैथिलीशरण गुप्त जी हैं, आपका बहुत स्वागत है सर। और हमारे न्यूज़ एडिटर संजय राजादा जी मेरे साथ हैं। संजय जी आपका भी स्वागत है सर। सबसे पहला मुद्दा, आपको बहुत लंबा प्रशासनिक अनुभव है इस तरह की बैठकों को लेके। आपको लगता है कि ये जो बैठकें हैं या ये केवल औपचारिकता है या वाकई मुद्दे सुलझते हैं, जनता तक ये रिफॉर्म्स पहुंचते हैं? देखिए, इसको इस ढंग से लेना चाहिए कि बैठक में जो लोग सम्मिलित हो रहे हैं वो किस नज़रिए से और किस मंसूबे से हो रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली जब विभिन्न राज्य जो है अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के द्वारा रूल होते हैं तो वो अपनी राजनीतिक सोच और अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता के साथ इन मीटिंग्स में उपस्थित होते हैं। तो मीटिंग में बैठना अपने आप में एक बहुत अहम चीज़ होती है। जब हम मीटिंग में साथ में बैठते हैं, किसी विषय पर चर्चा करते हैं और जब ये मालूम होता है कि जो हम चर्चा कर रहे हैं ये दुनिया सुन रही है, तो सभी लोग अपने समुचित दायरे से हटके थोड़ा सा बाहर आके जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको सुलझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस मीटिंग के ख़त्म होते ही उनके ऊपर जो उनकी पार्टी का भूत है वो उसको कब्जे में ले लेता है और जितना लाभ उन निर्णयों से मिलना चाहिए मुझे लगता है कि संभवतः वो नहीं मिल पाता है। आपको ये लग रहा है कि आज की जो बैठक है उसमें जो मुद्दे आने वाले हैं वो सुलझेंगे या वही राजनीतिक चश्मे से उनको भी देखा जाएगा? ये हमारी बेसिकली एक बहुत बड़ी चारित्रिक कमजोरी हो गई है कि जो किसी जाति को रिप्रेजेंट करता है वो जाति के चश्मे से देखता है, जो धर्म को रिप्रेजेंट करता है वो धर्म के चश्मे से देखता है, और जानते हुए भी कई बार उस अपने जो है ना पर्सपेक्टिव से बाहर नहीं निकल पाता है, क्योंकि उसे ये डर बना रहता है कि उसके आका उसे देख रहे हैं, कहीं आका जो है ना उसके लिए उनको दंडित ना कर दें। तो कई बार जो काम वो व्यक्तिगत कैपेसिटी में करना भी चाहता है, लेकिन ये आकाओं का जो बंधन है उसे शायद नहीं करने देता है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि साथ में बैठना, साथ में चर्चा करना, मुद्दों पे जो है ना कुछ राय बनना, उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा तो निश्चित रूप से निकल ही आता है। चाहे जितना ज़्यादा फ़ायदा निकलना हो वो चाहे ना निकल पाए, लेकिन उसका 50% 40% फ़ायदा तो निश्चित रूप से मिलता है। संजय जी, आप भी बड़ी देर से बातचीत कर रहे हैं, पता करने की कोशिश कर रहे हैं अपने सूत्रों के जरिए कि आखिर बैठक में क्या कुछ निकला। क्या आपको लग रहा है कि इस बैठक में जो भी एजेंडा आएगा, जो भी डिमांड्स रखी जाएंगी सरकारों की तरफ से, वो फुलफिल हो पाएंगी? वो अमित शाह जो आज बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं वो खुले दिल से, खुले मन से राज्यों की समस्याओं को सुलझा लेंगे? देखिए, आज की जो बैठक हो रही है उसमें 2 राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं आ पाएंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंस जुड़े हुए हैं।
आज की बैठक का मुख्य एजेंडा जो है वो चारों पांचों राज्यों के बीच समन्वय बनाना है, नक्सलवाद की समस्या को लेकर बात करना है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ में बेतवा लिंक परियोजना को लेकर आपस में समन्वय बनाना है। इन सारे मुद्दों पर कोई तयशुदा निर्णय निकलेगा ये कहना तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन निश्चित रूप से राज्यों में तालमेल बनाने की जो पहल है वो थोड़ी बहुत यदि कारगर हो जाती है तो इस बैठक को सार्थक कहा जा सकता है। सर सवाल वही कि इतना छोटा स्पैन बैठक का, मुद्दे बहुत बड़े, 4 राज्यों से जुड़े मुद्दे, और इस छोटे से स्पैन में क्या डिसीजन हो सकते हैं या क्या डिसीजन पहले से पता होते हैं, क्या कैसे वर्क होता है इस बैठक का? देखिए, इन सब मुद्दों पे जो है, जो वर्किंग कमेटीज़ होती हैं, जो ग्रुप्स होते हैं, वो होमवर्क करके आते हैं। अब इस पर्टिकुलर मीटिंग में कैसे कंडक्ट कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जनरली उसमें ऐसे जो वर्किंग ग्रुप होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी होमवर्क किया है वो कुछ प्रेजेंटेशन करते हैं और उस प्रेजेंटेशन के बाद डिस्कशन होता है और एक कोशिश की जाती है। और स्पेशली जो मुद्दे राजनीतिक नहीं होते हैं वहाँ आसानी से जो है ना ठीक निर्णय हो जाते हैं। जैसे नक्सल है, तो अब नक्सलिज्म में कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये सामूहिक समस्या है, बॉर्डर एरिया पे होती है। तो यदि 2 राज्यों की पुलिस, 3 राज्यों की पुलिस एक साथ जो है ना, जो उनकी रेड कॉरिडोर है उसको जो है ना ठीक ढंग से इफेक्टिवली यदि डोमिनेट कर देती है तो निश्चित तौर पे जो है ना उसका फ़ायदा मिलेगा। और जब कभी एक राज्य का दबाव बनता है तो नक्सल दूसरे राज्य में चले जाते हैं तो वो उनको लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि दोनों तरफ से कोऑर्डिनेटेड एक्शन होता है। और यदि इसको और प्रोफेशनल ढंग से किया जाए तो हम जो है ये बहुत आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि व्हाट वुड बी द नेक्स्ट मूव ऑफ द नक्सल्स। यदि अज्यूम करिए कि आपने एंटिसिपेट किया कि नक्सल का ये मूवमेंट है और आपने जो है 5 संभावित मूवमेंट पे 5 ऑपरेशन प्लान कर दिए, और ये भी मान लेते हैं कि वो 6वें रास्ते से निकल जाता है, लेकिन जब उसकी टीमें जो है ना उसको खबर बताएंगी कि यहाँ भी ऑपरेशन चल रहा था, 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 तो उसकी मानसिक स्थिति कितनी खराब होगी। वो भगवान को धन्यवाद देगा कि बच गया आज। लेकिन वो कब तक खैर मनाएगी, मेमने की माँ कब तक खैर मनाएगी, यदि हमारा सामूहिक और इंटीग्रेटेड और एक बहुत प्रोफेशनल रिस्पॉन्स यदि होगा तो नक्सलिज्म की समस्या तो यूं खत्म हो सकती है। मेरा नक्सलिज्म से बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा है। मैं एज ए एसपी भी काम किया हूँ, एज ए डीआईजी भी काम किया हूँ, और एक रेंज का डीआईजी होते हुए दूसरे रेंज में जाके भी काम किया हूँ। एक रेंज का मतलब एक ज़िले का एसपी होने के बाद भी दूसरे ज़िले में जाके ऑपरेशन किया हूँ। ऐसा आपको अधिकारी नहीं मिलेगा। आपने कहा लंबा अनुभव है, पर आपको क्या ये लगता है कि जैसे इंटरस्टेट नक्सलिज्म की हम अगर बात करें तो आपको लगता है कि क्या जहाँ पर नक्सलिज्म होता है और दूसरा स्टेट किसी दूसरे पार्टी का रूल है तो वहाँ पर इसका भी पॉलिटिकल एडवांटेज लेने की कोशिशें होती हैं, ऐसा कभी आपको लगा? देखिए, एक कंपटीशन आता है। देखो, मैं अपना खुद का अनुभव बताता हूँ। मैं 91 में जो है एसपी मंडला था, और हमने जो उस समय मंडला का जो है सर्वे कर रहे थे नक्सल्स, और वो इंटेलिजेंस हमारे पास पहुंच गई। और उस समय पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था, पार्लियामेंट की काउंटिंग चल रही थी। मैं एसपी को कलेक्टर को बता के काउंटिंग को बीच में छोड़ के आई वेंट इन ऑपरेशन एंड आई वाज आउट फॉर 10 डेज। और हम चूँकि वो इनिशियल सर्वे वाला फेज था तो वी कुड कैच अराउंड 28 नक्सल्स, राइट। और फिर उनको इंट्रोगेट करके हमने जो इंटेलिजेंस का कंपेंडियम बनाया उसके आधार पर सरकार से जो है अपने वरिष्ठ अधिकारियों से इजाज़त लेके 2 एसपी, आई वाज लीडिंग दैट ऑपरेशन, तो एज ए एसपी मंडला वाज लीडर और एसपी बालाघाट वाज अनदर पर्सन विथ मी, और हम एक बारात के रूप में वहाँ गए थे और हमने महाराष्ट्र के 3 राज्यों में जो है 3 जिलों में ऑपरेशन किया और बेहद सफलता प्राप्त हुई। और हमको इतना अच्छा सपोर्ट मिला कि वहाँ के एसपी ने, हमारी इतनी बड़ी फोर्स गई थी, उसको भोजन भी कराया और एसपी साहिबान खुद हमारे साथ गए। जब हमने वो सफलता पा ली तो मालूम नहीं उनको सीनियर ऑफिसर से क्या दबाव आया, अगले दिन जो है ना पूरी चीज़ हॉस्टाइल हो गई। तो जो आप बोल रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो राजनीतिक पक्ष था, मेरे ख्याल से वो प्रशासनिक था कि उनको लग रहा था कि कच्चा सा मध्य प्रदेश का जो है ना एसपी आया और वो इतना ऑपरेशन कर गया और उसके पास तो कोई फंड वंड भी नहीं होते, हम तो आपको इतना फंड देते हैं, फिर जो है ना ऐसा क्यों हुआ। मेरे ख्याल से इट वाज मोर लाइक दैट, बट मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई पॉलिटिकल एंगल था।
तो मेरा एक जो पर्सनल तजुर्बा है वो मैंने आपसे शेयर किया। तो पॉलिटिकली मेरे ख्याल से नहीं लगता है, जहाँ कहीं जो है कई बार जो है ना नक्सलिज्म को एज ए पॉलिटिकल जो है सपोर्ट के लिए यूज किया जाता है, उस समय पॉलिटिक्स कम सिंपल है। मेरे ख्याल से ऐसा छत्तीसगढ़ में कभी हुआ है। दूसरे मुद्दे की हम अगर बात करें जो आज उठाए जाना है, जिस पर बात होनी है, होमगार्ड की जो हमारी यहाँ व्यवस्था है मध्य प्रदेश में, वो काफ़ी आर्थिक रूप से कमज़ोर है। और आज ये माना जा रहा है कि शायद फंड की बात होगी, उसके कोई फिर से रीस्ट्रक्चरिंग की कोई बात होगी। उस पर आपको क्या लगता है कि केंद्र किस तरह से रिएक्ट कर सकता है उसमें? देखिए, जब हम होमगार्ड की बात करते हैं तो हम होमगार्ड के साथ में सिविल डिफेंस की भी बात करते हैं। तो देयर आर द टू कंपोनेंट, एक सिविल डिफेंस कंपोनेंट है, दूसरा होमगार्ड कंपोनेंट है। और बेसिकली होमगार्ड में जो ये अपेक्षा की गई थी कि हम और आप जैसे लोग अपने व्यवसाय को करते हुए जब आवश्यकता होगी तो हम अपने आप को वॉलंटियर करेंगे, राइट। सो इट वाज ए वॉलंटियरिंग फोर्स। लेकिन आज की महंगाई और मजबूरी में वो लोग ज्वाइन कर रहे हैं जिन्हें रोजी रोटी चाहिए। तो जो ये एक वॉलंटियरिंग फोर्स का करेक्टर होता है कि आप जो है ना उनको 6 महीने बुलाते हैं, 9 महीने बुलाते हैं, फिर 3 महीने के लिए ऑफ कर देते हैं, वो उनके लिए बड़ा भारी पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि वो होमगार्ड पुलिस के बगल में खड़े होकर ड्यूटी कर रहा है, वो सेम ड्यूटी कर रहा है। कई बार जो है ना वो पुलिस से ज़्यादा सिंसियरिटी से ड्यूटी कर रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं ये बात पिंच करती है कि उसको जो है ना पुलिस की तुलना में इतना कम पैसा क्यों मिल रहा है। दैट इज़ द पॉइंट। थर्ड है कि जो स्ट्रक्चर हमने उसका रिवाइज किया था और हमने उनमें नोशनल जो है ना प्रमोशन का एक सिस्टम लाया था, मुझे ऐसा अनुमान बनता है कि उसको जो है ना हमारे आने के बाद डीजी ने इम्प्लीमेंट नहीं किया है। अन्यथा जो है उनको जो है एक ऑफिसर ओरिएंटेड होमगार्ड मिलती, और उस ऑफिसर ओरिएंटेड से एक तो वो डिसीजन मेकिंग पावर उनकी इम्प्रूव होती, वो हायर बैजेज लगाए होते तो उन्हें एक अपना एक महत्व समझ में आता। तो जो एक कंपनी का स्ट्रक्चर होता है उस तरीके का स्ट्रक्चर हमने नियम कानून में डाल दिया था। आई गॉट इट अप्रूव, बट मुझे ऐसा अनुमान है कि इट हैज़ नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड। तो मैं डीजी साहब से जो है ना अनुरोध करूंगा कि जो नियम कानून का हिस्सा बन गया है उतना लाभ तो अपनी फोर्स को दे ही दीजिए। और शासन से ये अनुरोध करूंगा कि जो वॉलंटियरिंग फोर्स वाला जो मामला है, बेसिकली हमें ये देखना चाहिए कि क्या वो वॉलंटियर्स हैं या रोजी रोटी के कारण जो है वो रियली वैतनिक व्यक्ति हैं, तो उनके साथ न्याय किया जाए। और जब इतना बोझ है पर कैपिटा जो है पुलिस फोर्स बहुत कम है, तो हम होमगार्ड को क्यों ना वो रिस्पेक्ट दे दें। और 1% ऑफ द पॉपुलेशन शुड बी सिविल डिफेंस, ये टारगेट फिक्स किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो हमें सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को तैयार करना चाहिए, उन्हें ट्रेनिंग देना चाहिए। और एक मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ जो संभवतः आज तक किसी ने नहीं कही होगी, भारतीय कानून के हिसाब से हर व्यक्ति को जो है, हर व्यक्ति पुलिस ऑफिसर है। पुलिस हर आम नागरिक को यदि उसके संज्ञान में संज्ञेय अपराध आता है तो वो कानूनी रूप से उसे अधिकार भी है और दायित्व भी है कि वह उसकी रिपोर्ट पुलिस को करे। सेक्शन 43 सीआरपीसी हर व्यक्ति को, हर नागरिक को, हर प्राइवेट व्यक्ति को ये पावर देता है कि वो पुलिस की उपस्थिति में भी गिरफ्तारी कर सकता है। ऐसी 2 परिस्थितियां हैं, एक जब उसकी आंखों के सामने संज्ञेय अपराध हो रहा हो, और दूसरी परिस्थिति है कि कोई जो है डिक्लेयर्ड जो है अपराधी हो, राइट। तो वो जो डिक्लेयर्ड अपराधी है उसको गिरफ्तार करने का अधिकार हर भारतीय नागरिक को है, और यह गिरफ्तारी वो पुलिस की उपस्थिति में भी कर सकता है, और वो फॉर्मल उसका अरेस्ट मेमो बना सकता है। और जब पुलिस के पास वो पहुंचे तो पुलिस को उसे रीअरेस्ट मेमो बनाना चाहिए, राइट। और तीसरा बहुत बड़ा अधिकार जो है हर भारतीय नागरिक के पास है कि वो दूसरे की रक्षा कर सकता है। और दूसरे की रक्षा करने के लिए यदि उसकी खुद की जान को खतरा है या पड़ोसी की जान को खतरा है या किसी महिला के साथ बलात्कार हो रहा है, तो यह अधिकार सामने वाले की वॉलंटरी मौत करने तक जो है ना है। तो जब हमने एक पुलिस का जो है अब एक्सपेक्टेशन हम भारत के हर नागरिक से कर रहे हैं, तो भाई साहब उसे थोड़ी ट्रेनिंग दे दें, हम एक हथियार कैसे उसके पास पहुंचे वो कर दें, तो जो पुलिस की जो कमी है वो दूर हो जाएगी। तो हम पूरी समस्या को 3 भागों में बांट देते हैं, एक जो है होमगार्ड का,
दूसरा सिविल डिफेंस का, और तीसरा जनरल ट्रेनिंग टू द आर्म पर्सन, जिससे कि जो पुलिसिंग रोल का लीगल जो है एस्पेक्ट जो है आम पब्लिक से कहा जा रहा है, उसका वो निर्वहन कर सके। जिस देश में 137 करोड़ लोग जो है पुलिस वाले हों, उस देश में तो अपराध हो ही नहीं सकते। क्राइम फ्री हम कंट्री बना सकते हैं, मतलब इस मुद्दे पे अपन लंबी चर्चा करेंगे, क्योंकि संभवतः जो है लंबा समय लगेगा। आप अपने मुख्य विषय पर रहें। आज जो तीसरा मुद्दा, बड़ा मुद्दा इस बैठक में आना है, वो पुलिस रिफॉर्म्स का है। हालांकि हम ये देख रहे हैं कि पिछले करीब 15 से 20 सालों में पुलिस रिफॉर्म्स के नाम पर जो प्रदेश है उनको काफ़ी कुछ पैसा मिला है केंद्र सरकार से, लेकिन फिर बात आ रही है पुलिस रिफॉर्म्स की, पुलिस के एडवांसमेंट की, उनको जो सुविधाएं चाहिए अपराधियों को पकड़ने में, क्योंकि साइबर और तमाम तरह के नए नए जो अपराध हैं वो समाज में बढ़ रहे हैं। सर, इसको लेकर क्या कहेंगे? आपकी जो पुलिस रिफॉर्म्स हैं, क्या ये भी एक समयबद्ध चरणबद्ध कार्यक्रम अगले 10, 20, 50 सालों के लिए देश में बनना चाहिए, जो जिसमें आज मैं तो ये कहूँगा कि यदि आप दिल्ली जाना चाहते हैं तो आपको दिल्ली जाने की योजना बनाना, चाहे आप रोड मार्ग से जाएं, चाहे आप रेल मार्ग से जाएं, चाहे आप हवाई मार्ग से जाएं। अनफॉर्चुनेटली ये रिफॉर्म्स एक ढकोसला है। जब आपने 1861 का पुलिस एक्ट जो है भारतीयों के ऊपर थोप दिया है, जो 1857 की क्रांति को दबाने के लिए था, और इसके बीच में इतनी कमेटी और कमीशंस बने जिनकी रिकमेंडेशंस को, हालांकि उनका मैंडेट ही बहुत कम था, उस लिमिटेड मैंडेट के बावजूद भी उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। और 2006 में जब सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया कि ये 7 बिंदुओं को यदि हम ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट कर देंगे तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पुलिस से ख़त्म हो जाएगा। आज 2006 से हमने 16 वर्षों की यात्रा कर ली है। इस 16 वर्षों में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस दूर होना तो बहुत दूर की खेड़ी बात हो गई है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हैज बिकम द ऑर्डर ऑफ द डे। बल्कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कहना भी ठीक नहीं होगा, उसे पॉलिटिकल कंट्रोल कहा जाए। आज जो है देश का सिपाही से लेके डीजी पॉलिटिकल इच्छा शक्ति से पोस्ट होता है, पॉलिटिकल इच्छा शक्ति के दौरान ही जो है वो पद पर रह सकता है, और वह जो है एक पपेट बन गया है। यही कारण है कि प्रदेश के डीजी ग्राउंड पर कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ रहे हैं और अपनी आकाओं की सेवा कर रहे हैं। देश का जो नागरिक है वो तो कहीं है ही नहीं। आप जो है पुलिस को सुसज्जित कर रहे हैं एज ए लॉर्ड। उस पब्लिक का चेहरा आपके दिमाग में क्यों नहीं है? क्या इस बदली हुई व्यवस्था में आम पब्लिक की रिपोर्ट लिखी जाएगी? क्या पुलिस जो है ना बेहतर विवेचना करके 15 दिन में चालान पेश कर सकेगी? क्या डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ट ट्रायल के माध्यम से 30 दिन में सर्टेनिटी के साथ क्या न्याय दिया जा सकता है? यदि यह संभव है, यदि ऐसा करने का यदि प्रताप लेते हैं, यह प्रोजेक्ट ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनल पुलिस मिशन है, जिसका कॉन्सेप्ट नोट्स मैथिली शरण गुप्त ने ही बनाया है, और आज मैं उसका प्रोजेक्ट लीडर हूं। मैं नेशनल पुलिस मिशन क्राइम फ्री भारत थ्रू ऑटोमेटेड इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट सिस्टम के प्रोजेक्ट ऑफिसर के हैसियत से माननीय अमित शाह जी से, हम अपने माननीय पूजनीय गृह मंत्री जी से प्रार्थना करते हैं कि यदि आप क्राइम फ्री भारत के मंसूबे के से यदि करेंगे तो इस देश के साथ ईमानदारी होगी, आपके सभी रिफॉर्म स्वतः ही हो जाएंगे। आपको क्या लगता है संजय जी, आप भी लंबे समय से ये सब चीज़ों को देखते रहे, मैदान में रह के, फील्ड में रहते हुए, आपको लगता है कि पुलिस रिफॉर्म्स जो हो रहे हैं वो अभी भी कमज़ोर पक्ष हैं कि और तेज़ी से होना चाहिए? देखिए प्रसन्न जी, जैसे हमारे पूर्व डीजीपी साहब ने बताया, गुप्ता साहब ने, कि सबसे पहला बदलाव तो पुलिस एक्ट में ही होना चाहिए, जो 1861 से लागू है। 200-250 साल से एक ही तरह का पुलिस एक्ट चला आ रहा है। केंद्र सरकार कई बार कह चुकी है हम पुराने कानून हटा रहे हैं, जो अनुपयोगी कानून है वो भी आज है, और कुछ कानून इस तरह के हैं जिन उनका लाभ जनता को जो मिलना चाहिए वो लाभ ही नहीं मिल रहा। जनता तो प्रताड़ित हो रही, शोषित हो रही है। तो मैं मैथिली शरण गुप्ता जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि रिफॉर्म एक ढकोसला है, और पुलिस को एक पूरी विस्तृत कार्य योजना बनाकर अपना चेहरा जनहित में लाना पड़ेगा, ताकि जनसेवक की उनकी भूमिका कारगर साबित हो सके। मैं माननीय अमित शाह जी से निवेदन करना चाहूँगा कि पुलिस रिफॉर्म का एक लिटमस टेस्ट बनाएं कि क्या देश की अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति की सुनवाई हो रही है, क्या उसका ऑफेंस रजिस्टर हो रहा है। जब इस देश का कानून गलत शिकायत करने, गलत रिपोर्ट करने में 182, 211 आईपीसी के तहत उसके विरुद्ध कार्रवाई करता है, तो एक संज्ञेय अपराध होने में के बावजूद भी उसकी रिपोर्ट न लिखी जाने के लिए यदि जो है कोई पुलिस अधिकारी जिम्मेवार है, तो क्या हम उससे कंपनसेशन उस विक्टिम को दिलवाएंगे? यदि हम ये व्यवस्था ला पाएंगे तो असली पुलिस रिफॉर्म जमीन पर उतरा जाएगा।
और मैं आपसे ये भी प्रार्थना करूंगा कि ये प्रोजेक्ट जो है नेशनल पुलिस मिशन है, इसमें 5 सर्टेनिटीज़ हैं। पहली सर्टेनिटी है सर्टेनिटी ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ FIR। तो बिना थाने जाए आज की तुलना में 1000 गुना ज़्यादा बेहतर FIR रजिस्टर होगी, वो भी गांव के गमाड़ी की। तो ये FIR 4-5 तरीके से होगी, जिसमें एक है ऐप के माध्यम से, और ये गांव के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति का जिसके पास ना मोबाइल है ना कुछ है, उसकी रिपोर्ट लिखी जाएगी और आज की तुलना में 1000 गुना बेहतर FIR होगी। और इसी का जो सेकंड पहलू है कि यदि कोई झूठी रिपोर्ट करेगा तो सर्टेनिटी के साथ ऐसे फरियादी को प्रोसिक्यूट किया जाएगा। इसका जो दूसरा पहलू सर्टेनिटी है कि 15 दिन में क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन सर्वसाधारण पुलिस ऑफिसर के माध्यम से अकाट साक्ष्यों को इकट्ठा करके 15 दिन में चालान सुनिश्चित करेगा। इसकी तीसरी सर्टेनिटी है वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से बिना कोर्ट जाए 30 दिन में, अधिकतम सीमा 30 दिन में हर प्रकरण में न्याय किया जाएगा। और इसके लिए जो कानून के प्रावधान हैं सेक्शन 13, 15, 18, 21 CRPC, उनके तहत अतिरिक्त जजों को मुहैया कराया जाएगा। और यदि धन की कोई प्रॉब्लम सत्ता के साथ आ रही है तो हम 0 एक्सपेंडिचर पे ये सब व्यवस्था ला पाएंगे, बल्कि इससे ढेर सारा जो है पैसा उल्टा सरकार को मिलेगा। इतना पैसा मिलेगा कि आप जो है इस देश को टैक्स फ्री कर सकते हैं। इसकी चौथी सर्टेनिटी है सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन। तो इसके लिए एक डिजिटल चित्रगुप्त पैदा किया गया है, हम इसे निकनेम में डिजिटल चित्रगुप्त कहते हैं। इसका पूरा विस्तारित नेम है नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम अंडर एंट्री 65C लिस्ट 1 शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इतना बड़ा नाम है और ये राइट टू प्राइवेसी को भी गारंटी कर रहा है। यह इतना पावरफुल होगा कि आज के दिन तो वो 40-50% जो है ना अपराधों को रोक पाएगा, आने वाले 5 साल के अंदर वो 99% ऑफेंसेस को रोक पाएगा। भारत में अपराध करना एक ऑप्शन नहीं रहेगा। जब आपके डिजिटल चित्र को अपराधी की हर चीज़ 360 डिग्री में मालूम है, तो ये मेरे ख्याल से हमारी नियति नहीं होना चाहिए कि फिर अपराधी क्यों रहे। तो क्राइम फ्री भारत कम्स विद द 5th सर्टेनिटी ऑफ रिहैबिलिटेशन। तो हमारा सिस्टम जो है वो अपराधी के पास पहुंचेगा, उसके क्या स्किल सेट में हमको एडिशनल स्किल देना है वो करेगा, क्या रिसोर्सेज देना है, एंड हम उस अपराधी को सर्टेनिटी के साथ जो है इस देश के लिए विश्वस्त जो है रिसोर्स में कन्वर्ट करेंगे। और इस तरीके से क्राइम फ्री भारत संभव है। तो पुलिस सुधार जो है पुलिस की तरफ फोकस ना हो के आम जनता की तरफ फोकस हो और अपराध मुक्त भारत देने के लिए फोकस हो। माननीय गृह मंत्री जी, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, इट इज डूएबल। यदि इसमें आपके और आपकी टीम को कोई भ्रम हो तो मैं जब आप आदेश करेंगे मैं आपके सामने उपस्थित होकर इसको विस्तार में आपको समझा सकता हूँ। समय हो चला है, आखिरी 10 सेकंड एक सवाल छोटा सा, क्या आउटकम इस बैठक का आएगा? क्या आपकी संभावना? देखिए, मेरा मानना ये है कि कोई भी चर्चा व्यर्थ नहीं जाती है। जब 4 प्रबुद्ध लोग जो है आपस में बात करते हैं तो कम से कम जो है ना एक सकारात्मक विचारधारा बनती है। और यदि हम इतना ही जो है ना यदि प्राप्त कर लेते हैं तो वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। एंड स्पेशली जब यदि ऊपर से सकारात्मक संदेश नीचे पहुंचता है तो पुलिस को जो है इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन में बहुत मदद मिलती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस मीटिंग से बहुत सकारात्मक जो है निर्णय निकलेंगे। और मुझे लगता है कि जो बातचीत अपन कर रहे हैं यदि इसको जो है ना अमित शाह जी यदि ठीक ढंग से देख लेंगे तो जो मीटिंग से फ़ायदा निकलेगा उससे ज़्यादा फायदा इस वीडियो क्लिप से मिल जाएगा उनको। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हमारा खास कार्यक्रम था जो इंटर स्टेट काउंसिल की बैठक है उसको लेकर जिस तरह से विवेचना की गई है। आपको कार्यक्रम कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा और हाँ, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।